उस शीशे में उनके सरों के ऊपर कुछ फासले पर एक खुफिया दरवाजा था। टाइगर समझ गया कि ये वही खुफिया रास्ता है जिससे दहशत पसंद जहाज के खुफिया हिस्से में दाखिल होते थे और इतनी खामोशी से चले जाते थे कि किसी को उनकी आमदोरफ्त का कानो कान पता नहीं चलता था। अब उसे एहसास हुआ कि जब थाबिस उन 6 सूटकेस बरदार आदमी के साथ इस जहाज पर सवार हुआ था तो अर्शे पर वो हेलन के साथ पहुंचा था, जबकि वो 6 पुरस्कार आदमी न जाने कहां गायब हो गए थे। उस वक्त टाइगर ने उनकी गुमशुदगी पर कोई तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन अब सब कुछ समझ गया था। वो 6 अफराद इसी दरवाजे से जहाज के अंदर आ गए थे। इसका मतलब था कि ये खुफिया दरवाजा जहाज के सबसे निचले प्लेटफॉर्म के करीब वाक़ था और कुछ इस तरह बना हुआ था कि उसे बाहर से कोई नहीं देख सकता था। इलावा जी उस प्लेटफॉर्म के बारे में टाइगर को मालूम था कि वो पानी की सतह के बराबर बना हुआ है। अब वो सारी बात समझ गया था। ये बात उसे अब मालूम हुई थी कि इस सारी कार्रवाई की पुष्ट पर थाबिस का हाथ था, वरना वो तो अब तक यही समझ रहा था कि ये सब कुछ खुद डैमोसी कर रहा है। उसने फैसला किया कि वो इस संगदिल आदमी को बड़ी ही अजियतनाक और इबरतनाक मौत से हमकिनार करेगा। एक और बम फट गया। जबरदस्त शोले भड़क उठे। शोलों की तड़तड़ाहट में तेजी आ गई। कहानी में आगे बढ़ने से कबल गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी की अलामत को लाजमी दबा दें ताकि इस सिलसिले से जुड़ी तमाम वीडियोस डायरेक्ट आप तक पहुंच पाएं। और पेट्रोल की बू में अब सांस लेना भी दुश्वार हो गया था। उन्होंने राहदारी में देखा, कुछ देर कबल वो लोग जहाँ खड़े थे वहाँ से थोड़े ही फासले तक शोले पहुँच गए थे। ये शोले सफर कर रहे थे, लावे की तरह स्टील के फर्श पर बह रहे थे और उनका रुख उसी जानिब था जहाँ वो इस वक्त खड़े स्टील की दीवार में शिगाफ करने का इरादा कर रहे थे। मान एक डायनामाइट के फटने से कान के पर्दों को मुतासिर कर देने वाला धमाका हुआ। टाइगर उछलकर करीबी दीवार से जा टकरा। टैमूस फर्श पर मुंह के बल गिर गया था। अलबत्ता ओशान यूं खड़ा था जैसे उसके जिस्म ने धमाके का इर्तियाश महसूस ही न किया हो। यहाँ से निकल जाओ फौरन, टाइगर ने चीख कर डैमू से कहा। ओशान ने आगे बढ़कर दीवार के उस हिस्से को उंगलियों से टटोलना शुरू कर दिया जिसकी तरफ डैमूस ने इशारा किया था। कुछ देर बाद उसने नफी में सर हिलाया और टाइगर की तरफ देखकर बोला, स्टील स्टील। टाइगर ने जिस्म को मतवाजन किया और जरा सा फजा में बुलंद हुआ। फिर उसका जिस्म तोप के गोले की तरह दीवार की तरफ लपका। उसकी दाईं टांग तेजी से आगे बढ़ी और उसका पंजा दीवार से टकरा गया। उसके फौरन ही बाद दूसरे पांव ने भी चोट लगाई। वो फर्श पर वापस आया तो उसकी पेशानी पर पसीने की बूंदें नमूदार हो गई थी। उसे अंदाजा हो गया था कि वो अपनी गैर मामूली ताकत से स्टील की इस दीवार में शिगाफ पैदा करने में कामयाब नहीं हो सकता। उसने बेबसी से ओशान की तरफ देखा जिसके होंठों पर बड़ी ही शरीर मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। क्या हुआ फरजंद? ओशान ने तंजिया लहजे में पूछा। ये स्टील की दीवार नाकाबिले शिकस्त है। टाइगर ने ज़ेर लब अपनी शिकस्त का एतराफ करते हुए जवाब दिया। मैं नहीं समझता इसमें शिगाफ पैदा किया जा सकता है, हालांकि तुम बातें मुझसे बहुत ज्यादा बनाते हो। ओशान उगराया। देखो ये शिगाफ कैसे हो सकता है, उसने कहा और डैमूस की तरफ देखा जो अब तेजी से राहदारी के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। उस दरवाजे तक अभी शोले नहीं पहुंचे थे और बहती हुई आग वहां से काफी फासले पर थी। वो दरवाजे तक पहुंचा, एक लम्हे के लिए वहां रुका, फिर उसने पलटकर उन दोनों की तरफ देखा और एक झटके से मुड़कर दरवाजे में दाखिल होकर उनकी नजरों से ओझल हो गया। टाइगर अब पुरसुकून हो चुका था। ओशान ने स्टील की इस दीवार में शिगाफ करने के सिलसिले में जिस अंदाज से बात की थी वो उसे ओशान का एक दावा समझ रहा था और उसे मालूम था कि खाना स्नाजु का मालिक ओशान कभी गलत दावा नहीं किया करता। अब वो साकत खड़ा ओशान की तरफ देखने लगा। उसने खुद जो कोशिश की थी वो नाकाम साबित हुई थी और उसे अंदाजा हो गया था कि वो स्टील की दीवार में शिगाफ पैदा करने में कामयाब नहीं हो सकेगा। अब वो देखना चाहता था कि उसका उस्ताद इस काम में कैसे कामयाबी हासिल करता है। ओशान आहिस्ता आहिस्ता फजा में बुलंद हुआ, फिर वो दीवार की तरफ बढ़ा। उसके दाएं पांव ने दीवार पर चोट लगाई। स्टील की दीवार में गूंज पैदा हुई। ये गूंज अभी मालूम नहीं हुई थी कि ओशान के दूसरे पांव की जरब पड़ी और फिर टाइगर के देखते देखते ओशान ने 4 बार उसी मखसूस टाइमिंग के साथ जरबें लगाई। फिर वो रुक कर उस मकाम को देखने लगा। वहाँ मामूली सा गड़ा भी पैदा नहीं हुआ था। टाइगर को हंसी आ गई। उसने ओशान की तरफ देखा और बोला, क्यों लिटिल फादर? स्टील। उसकी आवाज हालांकि में दम तोड़ गई। वो फटी फटी नजरों से दीवार की तरफ देखने लगा। दीवार में अब एक खफीफ सी दरार नमूदार हो रही थी। यूं महसूस हो रहा था जैसे स्टील चटक रहा हो। फिर ये दरार बढ़ती चली गई। टाइगर को सबसे ज्यादा हैरत इस बात पर हो रही थी, स्टील पर चोटों की गूंज अभी तक बाकी है। अचानक ओशान ने नारा लगाया। वो एक बार फिर फजा में बुलंद हुआ और फिर उसने ऊपर तले 2 ठोकरें उसी मकाम पर मारी जहां दरार पैदा हुई थी।
टाइगर को ये सब कुछ एक ख्वाब महसूस होने लगा। उसने देखा कि स्टील की दीवार का वो हिस्सा जो उसकी चोटों से बेअसर रहा था अब यूं हो गया था जैसे वहां से दांत बुरबुरी हो गई हो। 2-3 टुकड़े फर्श पर गिर गए और वहां से समंदर का नीला पानी एक गड़गड़ाहट के साथ अंदर गिरने लगा। पकड़ो, इस हिस्से को मजीद कुशादा करो, ओशान ने उसे हुक्म दिया। टाइगर ने स्टील की दीवार में पैदा होने वाले शिगाफ में हाथ डालकर चादर का किनारा थाम लिया और जब उसे खींचा तो वो यूं चिरता चला गया जैसे स्टील की बजाय मोटा कागज रहा हो। जैसे जैसे शिगाफ चौड़ा हो रहा था, पानी की मिकदार और उसकी आमद से शोर बढ़ता ही चला जा रहा था। पानी का रेला तेजी से राहदारी में आगे बढ़ने लगा। टाइगर ने उस हिस्से की तरफ देखा जिधर धमाके हुए थे और जहां न सिर्फ आग लग गई थी बल्कि वहां से लावे की शक्ल में शोलों ने दाती फर्श पर सफर भी शुरू कर दिया था। इससे कबल के ये पिघली हुई आग राहदारी के दरवाजे तक पहुंचती। पानी का रेला उस तक पहुंच गया। आग और पानी का तसादुम भी बड़ा दिलचस्प था। राहदारी में ऐसी आवाजें पैदा होने लगी जैसे वहां अनगिनत अजदहे एक साथ फुंकार रहे हों। बिखरी हुई लहरें अंदर दाखिल हो रही थी और उनकी राह में जो भी चीज आ रही थी वो उसे बहाकर आगे बढ़ रही थी। पानी के फैलाव ने ओशान और टाइगर को भी धकेल कर दीवार के साथ लगा दिया था। अब हमें यहाँ से निकल चलना चाहिए लिटिल फादर, टाइगर ने पानी के शोर से बुलंद आवाज में चीख कर कहा। ओशान ने इस बात में सर हिला दिया। वो दोनों तेजी से राहदारी के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने स्टील की दीवार का सहारा ले रखा था। पानी अब फर्श पर उनकी पीढ़ियों की सतह तक बढ़ चुका था और उसमें हर गुजरते हुए लम्हे के साथ इजाफा होता जा रहा था। राहदारी का दरवाजा कदरे बुलंद था, इसलिए उन्होंने राहदारी से गुजरते ही उसे मजबूती से बंद कर दिया। अब उन्हें सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि वो जहाँ से इस खुफिया हिस्से में दाखिल हुए थे उस हिस्से को भी फौरी तौर पर बंद कर देना चाहिए। वो उधर लपक पड़े। इसके लिए उन्होंने बैरूनी राहदारी इस्तेमाल की थी। जब वो वहां पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि पानी इस दरवाजे तक पहुंच चुका था। उन्होंने जल्दी जल्दी इस रास्ते को बंद किया और इधर उधर से स्टील की चंद चादरें उतार कर दरवाजे को सील कर दिया। अब वहां से पानी बाहर की राहदारी में दाखिल नहीं हो सकता था। टाइगर ने एक तवील सांस ली। बिलाखिर वो ताबीज की साजिश का शिकार होने से बच गए थे। कॉरिडोर अब लोगों से भर गया था। सब के सब शदीद खौफ और दहशत के आलम में थे। अफरा तफरी का ऐसा आलम था कि कयामत सुगरा का गुमान गुजरता था। जिसका जिधर मुंह था वो उसी तरफ भाग रहा था। यूं लगता था जैसे हर आदमी समत का अंदाजा खो बैठा हो और बस जिधर जिसके सींग समा रहे थे वो उसी तरफ भागा चला जा रहा था। मुख्तलिफ मुल्कों के सफीर एक दूसरे से उलझते हुए दौड़ रहे थे। मुहाफिज अपनी जिम्मेदारियां भूल कर फरार हो रहे थे। इस वक्त वो किसी के मुहाफिज नहीं बल्कि खुद हिफाजती के ख्याल में मुब्तला दौड़े जा रहे थे। देखा तुमने? ओशान ने उन मुहाफिजों की तरफ इशारा करते हुए कहा। आम हालात में ये लोग किस कदर जानिसारी जाहिर करते हैं। सस्ते किस्म का दिफा हासिल करने का यही नतीजा होता है। हमें ऊपर चलना चाहिए लिटिल फादर, टाइगर ने अश्य की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसका जी चाह रहा था कि अफरा तफरी में मुब्तला इन लोगों को बता दे कि अब कोई खतरा नहीं रहा, जहाज महफूज हो गया है, इसलिए उन्हें भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं। लेकिन उसने महसूस किया कि इस वक्त उसकी आवाज नकार खाने में तोती की आवाज बनकर रह जाएगी। इस हैजान खेजी में भला कौन उसकी बात सुनेगा। मेन डिक पर उन्हें डैमूस नजर आ गया। वो अपने जहाज के फर्स्ट ऑफिसर से बातचीत कर रहा था। उन पर निगाह पड़ी तो डैमूस ने उन्हें उंगली के इशारे से अपनी तरफ बुलाया। फर्स्ट ऑफिसर यूं खड़ा डैमूस की हिदायत सुन रहा था जैसे उसको सांप सूंघ गया हो। जब सेंट्रल विंग से हर आदमी बाहर आ जाए तो जहाज के दीगर हिस्सों की तरफ जाने वाला रास्ता बंद कर देना। उस दरवाजे के बंद होने के बाद समंदर का पानी इसी हद तक पैंदे के खला में जमा हो सकेगा कि उससे जहाज को डूबने का खतरा लाहिक नहीं होगा। लेकिन जनाब, इस तरह तो सेंट्रल विंग में भी पानी भर जाएगा, फर्स्ट ऑफिसर ने एतराज किया। हाँ, और मैं पानी को ज्यादा से ज्यादा वहीं तक महदूद रखना चाहता हूँ, डैमूस ने जवाब दिया। अगर वो हिस्सा भी लबालब भर गया तब भी ये जहाज तैरता रहेगा। तुम जल्दी से कार्रवाई शुरू कर दो, फौरन। डैमूस टाइगर और ओशान की तरफ मुतवज्जे हुआ। उसी लम्हे दो मुल्कों के सफीर अतराफ से उससे टकराते हुए निकल गए। उनके तसादुम से डैमूस बुरी तरह गूम गया। उसने खुद को संभाला और टाइगर की तरफ देखने लगा। अब उसके होंठों पर बड़ी ही तमानियत भरी मुस्कुराहट थी। टाइगर ने अतराफ का जायजा लिया। अर्श पर भी जबरदस्त अबतरी फैली हुई थी। लोग इधर से उधर भागे फिर रहे थे। जिधर जिसका मुंह उठता था वो नाक की सीध में दौड़ता चला जाता था। किसी को होश नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है
ان میں سے بیشتر اس حصے کی طرف لپک رہے تھے جہاں لائف بوٹس تھیں اور لائف جیکٹ رکھے ہوئے تھے۔ ایک ایک لائف جیکٹ سے 20 آدمی چمٹ گئے تھے۔ ہر ایک اسے حاصل کرنے کے لیے اپنی طرف کھینچ رہا تھا، جس کے نتیجے میں ہر لائف جیکٹ کے 20 حصے ہو گئے تھے، اور پھر ہر آدمی اپنے حصے میں آئے ہوئے ٹکڑے کو پھٹی پھٹی نظروں سے گورنے لگا تھا، کیونکہ پھٹے ہوئے لائف جیکٹ کا یہ ٹکڑا اس کے کسی کام نہیں آ سکتا تھا۔ دفعتاً 2 آدمی اوشان سے آ کر ٹکرا گئے۔ وہ پھرتی سے ان کے درمیان سے نکل گیا۔ نتیجتاً وہ دونوں ایک دوسرے سے بری طرح ٹکرا گئے اور پھر ایک دوسرے سے گلے ملتے ہوئے حال میں ڈیر ہو گئے۔ میں نہیں جانتا کہ تم کس طرح کامیاب ہوگے، ڈیموس ٹائیگر سے کہہ رہا تھا، لیکن میں اعتراف کرتا ہوں کہ اس جہاز کی سلامتی تم دونوں کی مرہون منت ہے۔ اچانک لڑنے بڑھنے کی آوازیں ابھرنے لگیں۔ ٹائیگر اور ڈیموس دونوں ہی اس طرف متوجہ ہو گئے۔ بہترین ملبوسات والے اعلیٰ طبقے کے لوگ، باڈی گارڈ، لمبے لمبے گاؤن میں لپٹی ہوئی خواتین اور ملازمین، سب ایک دوسرے کو نوچنے کسوٹنے میں مصروف تھے۔ ان میں سے ہر ایک کی یہ کوشش تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح لائف بوٹ میں سوار ہو جائے۔ ان کی طرف دیکھو، یہ چیونٹیوں سے مختلف لوگ نہیں ہیں۔ افراتفری کی وجہ سے ان کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے۔ انہیں اس وقت کچھ سجائی نہیں دے رہا۔ اب ان میں نہ کوئی چھوٹا ہے اور نہ ہی کوئی بڑا ہے۔ سب ایک ہی سطح کے لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ سب کا رد عمل ایک ہی جیسا ہے۔ سب کی سوچ یکساں ہے۔ اور جانتے ہو، یہ زیادہ تر وہی ہیں جنہیں دعویٰ ہے کہ وہ اس دنیا کو چلا رہے ہیں اور ان کے دم سے ہی دنیا کے بیشتر کاروبار چل رہے ہیں۔ بہت سے آدمی چیونٹیوں جیسی زندگی ہی بسر کرتے ہیں، اوشان نے فلسفیانہ لہجے میں جواب دیا، اور وہ جس دنیا کو چلانے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی چیونٹیوں ہی پر مشتمل ہوتی ہے، جبکہ حقیقی آدمی اپنی زندگی خود اپنے اصولوں کے تحت گزارتا ہے، چاہے حالات کچھ بھی کیوں نہ ہو جائیں۔ آپ بہت عاقل آدمی ہیں جناب، ڈیموس نے اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا، اور میں بالغ آدمی ہوں۔ ٹائیگر نے لقمہ دیا، پھر وہ ہیلن کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا، لیکن وہ اسے کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ اچانک نیچے چند دھماکے ہوئے۔ یہ غالباً اس حصے کے ڈائنامائٹ تھے جہاں ابھی تک پانی نہیں پہنچا تھا۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ ان دھماکوں کی وجہ سے لوگوں میں مزید افراتفری پھیل گئی۔ وہ اور زیادہ زور و شور سے ایک دوسرے کو نوچنے کسوٹنے لگے تھے۔ ان میں سے ہر شخص پاگل ہو رہا تھا، کسی کے حواس ٹھکانے نہیں تھے۔ سب ایک دوسرے کو کچل کر اس جہاز سے نکل جانا چاہتے تھے۔ ٹائیگر حیرت اور دلچسپی سے انسانوں کے اس عجیب اور ناقابل فہم رد عمل سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اچانک اسے اپنے کندھے پر کسی کی انگلیوں کی گرفت محسوس ہوئی۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ عقب میں بہرام کھڑا تھا۔ بہرام کے چہرے پر خون جم کر ایک سرخ دبا سا پیدا ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ بہرام نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ سب ٹھیک ہے سویٹ ہارٹ، جہاز اب پوری طرح محفوظ ہے، ٹائیگر نے مسکرا کر جواب دیا۔ بہرام نے اس کا کندھا تھپک دیا۔ شاباش، تم انسانی عظمت کا نشان ہو، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ ٹائیگر نے حیرت سے بہرام کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار اسے آنسو کی نمی محسوس ہوئی تھی۔ یکایک اس کی ٹانگیں جواب دینے لگی۔ وہ لڑکھڑا گیا۔ ٹائیگر نے جلدی سے اسے سہارا دے کر ریلنگ کے سہارے بٹھا دیا۔ مجھے بتاؤ، سب کچھ بتاؤ، کیا ہوا؟ تم نے کیا کیا؟ کیسے کیا؟ بہرام نے ہانپتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر اس کے قریب ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اسے تفصیل سے صورتحال سنانے لگا۔ جیسے جیسے اس کی کہانی آگے بڑھ رہی تھی، بہرام کا چہرہ پرسکون ہوتا جا رہا تھا۔ جب ٹائیگر نے اسے بتایا کہ اوشان نے کس طرح جہاز کی 3 انچ موٹی سٹیل کی دیوار توڑ دی تھی، تو بہرام کے لبوں پر بڑی ہی جاندار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ فخریہ انداز میں اوشان کی طرف دیکھنے لگا تھا، جو لائف بوٹ سے الجھے ہوئے لوگوں کا تماشا دیکھتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں ہنس رہا تھا۔ کہ بدخی جیسی مخصوص آواز اس کے حلق سے نکل رہی تھی، اور اوشان کا انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ ٹی وی پر کوئی پسندیدہ پروگرام دیکھ رہا ہو۔ وہ ڈیموس کے قریب کھڑا تھا اور دونوں لائف بوٹ میں سوار ہونے والوں کی افراتفری دیکھ کر محظوظ ہو رہے تھے۔ اچانک ہی گولی کا دھماکہ ہوا۔ سب چونک کر اس طرف دیکھنے لگے جدھر سے آواز آئی تھی۔ ٹائیگر بھی ادھر متوجہ ہو گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ انڈین سفیر کے ہاتھ میں ریوالور دبا ہوا ہے اور اس کی نال سے دھوئیں کی ایک باریک سی لکیر خارج ہو کر فضا میں منتشر ہو رہی ہے۔ اسے 2 قدم کے فاصلے پر کمبوڈیا کا سفیر عرش پر چت پڑا ہوا تھا اور اس کے سینے سے خون ابل رہا تھا۔ انڈین سفیر نے اسے شوٹ کر دیا تھا۔ ٹائیگر کے دیکھتے ہی دیکھتے انڈین سفیر نے لاش کی گرفت سے لائف جیکٹ کھینچ لیا۔ اسی لمحے لاش دیکھ کر 2 عورتیں ہسٹریائی انداز میں چیخ پڑی۔ ڈیموس نے آگے بڑھ کر اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہا تو ٹائیگر نے اسے روک دیا۔ 1 منٹ جناب، اس نے کہا، یہ معاملہ مجھے سلجھانے دیجیے۔ ڈیموس رک گیا اور حیرت سے اوشان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیا یہ لڑکا اس معاملے کو سنبھالے گا؟ اوشان نے شکایت آمیز نظروں سے ڈیموس کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے جو معاملہ اس نے سلجھایا ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں معذرت چاہتا ہوں،
ڈیموس نے اوشان کے ناگوار لہجے کو محسوس کرتے ہی جلدی سے کہا، میرا مطلب تھا کہ یہ سب لوگ اس وقت پاگل ہو رہے ہیں، ان پر اپنی اپنی جان بچانے کا بوجھ سوار ہے، اور اس سلسلے میں کوئی شخص اس بات کی بھی پرواہ نہیں کر رہا کہ اس کے ہاتھ سے کتنی زندگیاں تلف ہو رہی ہیں۔ اوشان اس کی طرف دیکھتا رہا اور مسکراتا رہا۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔